हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्काईलार्क सिविल्स एकेडमी पे। आज के हमारे टॉपिक्स में हम देखते हैं कि 6 जून को रशियन लैंग्वेज डे यूएन के द्वारा सेलिब्रेट किया गया। चलिए, 6 जून को ही क्यों रशियन डे मनाया जाता है? क्योंकि वहाँ के एक जाने माने रूसी कवि है, ठीक है, जो आधुनिक साहित्य के जनक भी जिन्हें कहा जाता है। उनका नाम क्या है? अलेक्जेंडर पुश्किन। उनके जन्मदिवस के अवसर पर ही ये रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो हमारे लिए ये रूसी दिवस कब मनाया गया ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ सकता है तो यहाँ से आ सकता है कि यूएन की जो 6 लैंग्वेजेस है, ऑफिशियल जो 6 लैंग्वेजेस है, वह कौन कौन सी है, या मैच द फॉलोइंग्स में दे दिया जाएगा या फिर अरेंज द फॉलोइंग्स में दे दिया जाएगा, जिसमें कहा जाए इसमें ये इंडियन लैंग्वेज नहीं है। तो हम जान लेते हैं कौन कौन सी 6 लैंग्वेज है यूएन की, जिसमें है इंग्लिश, अरेबिक, चाइनीज़, स्पेनिश, रशियन एंड फ्रेंच। तो ये 6 लैंग्वेज है यूएन की ऑफिशियल। इन्हें हमें याद कर लेना है क्योंकि ये 6 ज़्यादा नहीं है, तो इसे हमें याद रखने में आसानी होगी, जिससे अगर एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो उसको हम आसानी से टैकल कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। मई 2021 में जीएसटी संग्रह 1.02 लाख करोड़ रुपए रहा। कंटेक्स्ट ये है, यह जो जीएसटी संग्रहण है यह पिछले साल मई के मुकाबले कितना है? 65% अधिक है। और यह 8वीं बार हुआ है ऐसा जब जीएसटी संग्रह का आंकड़ा 1 लाख करोड़ से पार गया है। लेकिन हमारे लिए ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं? जीएसटी से रिलेटेड। तो जीएसटी क्या है इसे हम समझ सकते हैं, ठीक है। जीएसटी मतलब कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे कब लागू किया गया था? 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया है। यह जो जीएसटी है अप्रत्यक्ष कर है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से करों को इन्होंने मर्ज कर दिया है। जो पहले जो कर सिस्टम था उनको इसमें कर दिया गया है, जैसे वैल्यू एडेड टैक्स था, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटीज़, इन सबको इन्होंने मर्ज कर एक जीएसटी टैक्स बनाया है। पहले जो वेट सिस्टम था जिसमें कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, जिसके कारण हमें टैक्स ऑन टैक्स देना पड़ता था, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता था। जिसके बाद एक नई कर व्यवस्था को हमारे देश में लागू किया गया है, जिसका नाम है जीएसटी। जीएसटी यह वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है, ठीक है। जीएसटी के 3 घटक मेनली पाए जाते हैं, एक इंट्रा स्टेट सेल, एक स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी। और जीएसटी जिसमें बहुत सारे स्लैब भी बनाए गए, जैसे कहा तो गया यह था कि एक टैक्स एक देश, ठीक है। तो लेकिन इसमें भी 5 स्लैब बना दिए गए। ये 5 स्लैब कौन कौन से हम देख लेते हैं। 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये जो जीएसटी है, इस जीएसटी में जो कर निर्धारण किस तरीके से होगा, जैसे कि जो ये स्लैब है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, इनमें कौन से प्रोडक्ट 0% में आएंगे, कौन से प्रोडक्ट 5% में आएंगे, इन सब का निर्धारण करने के लिए एक जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है। और यह जीएसटी काउंसिल किस एक्ट के तहत गवर्न करती है? जीएसटी एक्ट के तहत, ठीक है। तो ये जान लेते हैं इस जीएसटी काउंसिल के बारे में। जैसा कि हमने जाना है कि जीएसटी जो काउंसिल है, मतलब कि ये परिषद है, यह क्या करेगी? कर निर्धारण से संबंधित नीति निर्माण करेगी। इस जीएसटी काउंसिल का जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा, मतलब कि केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे। और इसके साथ साथ जो इसके जो अन्य सदस्यों में कौन होगा? केंद्रीय राजस्व व वित्त मंत्री और अन्य राज्यों के वित्त मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। और यह जो परिषद है, इस परिषद का जो निर्णय होगा वो 3/4 मतलब कि 3/4 बहुमत के साथ लिया जाएगा। इस काउंसिल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वोट कास्ट है कितना है? 1/3 है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका वोट कास्ट 2/3 है। जो यह जीएसटी काउंसिल है यह एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही साथ में मिलकर कर निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और यहाँ पर जो वोट कास्ट है सबसे ज़्यादा शक्ति किसको दे दी गई है? मतलब वोट कास्ट में स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई हैं। तो ये तो था जीएसटी और जीएसटी काउंसिल के बारे में। तो अब हम जान लेते हैं कि इस पर कौन कौन से क्वेश्चन संभावित आ सकते हैं। सबसे पहला यह जीएसटी है वो किस संविधान संशोधन के तहत आया है? 101वें संविधान संशोधन के तहत, और इसे जीएसटी एक्ट 2017 में पारित किया गया है, ठीक है। और अगर जो जीएसटी काउंसिल है इसके जो अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता कौन करता है? सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर। आइए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ पर।
विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि हर साल 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, और इसे पाकिस्तान के द्वारा होस्ट किया गया है। और इसी दिन मतलब कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन 5 जून को एक डिकेड डिक्लेयर किया गया है, यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 से 2030 तक का। यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो पर्यावरण का जो अभी डिग्रेडेशन हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी मानव समुदाय पर कहीं ना कहीं होनी चाहिए, और हम सबका कर्तव्य है कि हम पर्यावरण को संरक्षण के लिए बहुत अच्छे से अच्छे प्रबंधन कर सकें। और इस दिशा में भारत सरकार के द्वारा भी बहुत अग्रणी भूमिका निभाई जा रही है। जैसा कि अब हम जानते हैं कि इस पर स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। और यह किसके द्वारा मतलब वो होस्ट किया गया था? पाकिस्तान के द्वारा होस्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 2021 से 2030 का जो डिकेड है इसे क्या घोषित किया गया है? यह यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन घोषित किया गया है। और जैसा कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे एक अच्छा क्वाइट है जो कि हम सबको जानना चाहिए, लेट्स नर्चर द नेचर सो दैट वी कैन हैव अ बेटर फ्यूचर। और हमें इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है। अब हम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन को बारे में जानते हैं। तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र, जिसका सर्वप्रथम जो नाम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? एजी टांसले के द्वारा 1935 में दिया गया था। इनके द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है उसमें क्या कहा गया है? जीव मंडल के जो सभी संगठक होते हैं उनके जो पारस्परिक अन्योन्य क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई होती है जिसके अंतर्गत क्या होता है? जैविक और अजैविक ये दो घटक होते हैं। इन दोनों घटकों के बीच क्या जटिल क्रियाएं होती हैं। और जिसमें देखा जाए जैविक घटक मतलब कि जैविक घटकों के अंतर्गत उत्पादक स्तर पर हरे पेड़ पौधे आ जाते हैं। उपभोक्ता स्तर पर मतलब कि जैसे कि शाकाहारी लोग आ जाते हैं। उसके बाद मांसाहारी और द्वितीय उपभोक्ता पे, और तृतीय उपभोक्ता शीर्ष मांसाहारी, मतलब कि जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खा सकते हो। जो जीव होते हैं वह जैविक घटकों में आ जाते हैं। और अजैविक घटकों के अंतर्गत कौन कौन आता है? तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, मिट्टी, ये सब चीज़ें क्या है? अजैविक घटक होती है, मतलब कि जो भौतिक होती हैं। ये जो इकोसिस्टम है ये कैसे कार्य करता है इसको हम एक अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे यह सन है, ठीक है। सन से जो सनलाइट आती है जिससे के कारण क्या होता है? जो उत्पादक स्तर पर मतलब कि हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। तो उस खाने को कौन खाता है? प्राथमिक स्तर पर जो मतलब भेड़ बकरी ये सब खाते हैं। और भेड़ बकरी को जो हमारा जो बन जाता है खाना, उसके बाद उनको कौन? द्वितीयक स्तर पर जो मांसाहारी लोग होते हैं। जो मांसाहारी मतलब कि जो शेर बाघ ये सब लोग हैं, ये सब किसको खाते हैं? इन जो भेड़ बकरियों को खाते हैं, ठीक है। अब ये जो तृतीयक उपभोक्ता स्तर पर जो आते हैं मांसाहारी, वो कौन होते हैं? बाज और नेवला आदि आ जाते हैं जो दूसरे जीव मांसाहारी जीवों को भी खाते हैं। अब घटक स्तर पर कौन आता है? जो मृत जीवों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि कौवा और गिद्ध, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं? जो लोग मर जाते हैं, जो मरा हुआ होता है उसको खाकर ये अपना जीवन व्यस्त करते हैं, ठीक है। और जैसे बैक्टीरिया भी आ जाते हैं इसके अंदर, सूक्ष्म जीवाणु भी आ जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। उसके बाद ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसे ही क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहा जाता है, ठीक है। इकोसिस्टम के कुछ रूल्स भी हैं, जैसे कि एक रूपतावाद का इसमें नियम होता है और प्रतिक्रियाशीलता का संबंध होता है, मतलब एक दूसरे पर सब डिपेंडेंट होते हैं। और प्रवाह क्या? एक दिशीय होता है, मतलब यहाँ सन से आई उत्पादक स्तर पर, ठीक है। उत्पादक स्तर से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता से तृतीय उपभोक्ता, वहाँ से फिर अपघटक। इस तरह से ये पूरा सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। और इसमें 10% का नियम भी आता है। इस 10% में क्या होता है? जो एनर्जी जो होती है यहाँ से सन से जो एनर्जी है यहाँ पर, वो उसमें क्या 10% का लॉस होगा। यहाँ से जब उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता तक जाएगा तो फिर से 10% का लॉस होगा, मतलब कि यह 10% का नियम लागू होता है। फिर फूड चेन और फूड वेब भी बनता है। इसके कारण क्या? फूड चेन और फूड वेब का भी निर्माण होता है। और यह सूर्य तप से रिलेटेड है ही, क्योंकि सब कुछ सूर्य से ही तो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और इस पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वह जैसा कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके का पारिस्थितिकी तंत्र पाया जा सकता है, जैसे कि स्थलीय क्षेत्र पर और जलीय क्षेत्र पर। इस तरह पारिस्थितिकी तंत्र को हम दो भागों में डिवाइड
करके देख सकते हैं। पहला स्तरीय स्तर पर कौन सा होता है? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें घास, वन भूमि और मरुस्थल और टुंड्रा जलवायु प्रदेश देखे जा सकते हैं। और कृत्रिम स्थल पर हम कौन से देख सकते हैं? उद्यान और फसल। ठीक है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हम कौन सा देख सकते हैं? अलवणीय और लवणीय। और अलवणीय में कौन सा? रुका हुआ जल, जहाँ पर मतलब कि तालाब वगैरह। ठीक है। और बहता हुआ जल मतलब कि जो स्रोत होता है या नदी होता है, इस तरीके से। ठीक है। ये तो सब अब पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। यह एक संरक्षित और सुसंगठित तंत्र होता है और यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, मतलब कि सब कुछ प्रकृति के द्वारा ही निर्धारित होता है इसके अंतर्गत। ठीक है। और यह क्या? ऊर्जा के बारे में हमने जाना है, ऊर्जा एनर्जी लॉस हो जाता है और 10% का, यानी ऊर्जा के द्वारा यह संचालित भी होता है। ठीक है। और यह एक कैसा होता है? खुला पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है, जिसमें क्या होता है? पदार्थ और ऊर्जा का सतत निवेश और यानी कि इनपुट और आउटपुट होता रहता है। ठीक है। इस आधार पर इनको अनेक भागों में बांटा जा सकता है, जैसा कि हमने पहले देख लिया है, जैसे कि ये स्थलीय भाग और जलीय भागों में। ठीक है। ये तो था पारिस्थितिकी के बारे में। ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं इकोसिस्टम रिस्टोरेशन क्या है। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में क्या होता है? जो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रिवेंटिंग करते हैं, हल्टिंग करते हैं। जो हमने डैमेज किया है इकोसिस्टम को, जो पारिस्थितिक तंत्र को हमने जिस पारिस्थितिक तंत्र को हमने डैमेज किया है, उस पारिस्थितिक तंत्र का हमें क्या करना है? प्रिवेंटिंग करना है, हल्टिंग करना है और रिवाइजिंग द डैमेज, यानी कि जो डैमेज हुआ है हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण और इन्वायरमेंट के कारण, उससे हमें क्या करना है? इसको रिवर्स करना है। जो नेचर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको हमें कम करके क्या करना है? उसकी हीलिंग करनी है, जिसके द्वारा हम इसे ही हमें क्या कहते हैं? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन कहा जाता है। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन में क्या होता है? हमें जो इकोसिस्टम दिया गया है उस इकोसिस्टम को हमको उसकी रिकवरी करनी है, क्या? उसको डिस्ट्रॉय होने से बचाना है। ठीक है। और कंजर्व करना है हमें उस इकोसिस्टम को। ठीक है। जैसे कि हम देख लेते हैं स्केलिंग ऑफ द इकोसिस्टम रिस्टोरेशन वेबिनार। ठीक है। एक वेबिनार आयोजित किया गया था, जिसमें ये जो हमारा इकोसिस्टम ख़राब हो गया, मतलब कि पेड़ पौधे नष्ट हो गए, तो हमने क्या किया यहाँ पर, मतलब एक फिर से इसको रिस्टोर करने के लिए फिर से हमने यहाँ पर दूसरी जगह या कहीं ऐसी जगह पे पेड़ के बीज लगा दिए। ठीक है। उसके बाद ये धीरे धीरे ग्रो हुआ और ये जो इकोसिस्टम फिर से हमने डेवलप कर लिया, तो इसे ही क्या कहा गया? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन कहा गया है। दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल पर जाने से पहले मैं आप सभी से एक प्रॉमिस लेना चाहता हूँ। आज आप मुझसे ये प्रॉमिस कीजिए कि अब से आप प्रकृति का संरक्षण करेंगे और इसके प्रति सजग रहेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर अगर हम सभी एक एक करके अगर हम पर्यावरण के संरक्षण पर ध्यान देंगे, जिससे हम ये जो हमारी इतनी खूबसूरत पृथ्वी है, जिसका हम संरक्षण अच्छे से कर सकेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे। भारत 2025 तक हासिल करेगा 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य, ऐसा पीएम मोदी ने अभी अनाउंस किया है। पीएम मोदी ने कब अनाउंस किया है? यह वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे 5 जून को अनाउंस किया है। और इस मौके पर उन्होंने एक रोड मैप जारी किया है। उस रोड मैप का क्या नाम है? रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी ऑन द रोड मैप ऑफ फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2022-2025 भी जारी किया गया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि जो 20% का जो लक्ष्य हमारा 2030 में कंप्लीट करना था, यानी इथेनॉल ब्लेंडिंग का, वो हम कब तक कर लेंगे? तो 2025 तक 20% इथेनॉल मिश्रण का हम लक्ष्य हासिल कर लेंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि भारत किस ईयर तक 20% इथेनॉल मिश्रण को के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा? 2025 ईयर तक। और इसका लक्ष्य कब तक रखा गया था? पहले 2030 तक का। चलिए अब जान लेते हैं इथेनॉल मिश्रण क्या है। तेल विपणन कंपनियों के द्वारा यह बताया गया कि नवंबर 2021 तक भारत औसतन 8% तक का इथेनॉल ब्लेंडिंग के मिश्रण को पहुंच जाएगा, मतलब कि प्राप्त कर लेगा। अभी वर्तमान में भारत में कितना अच्छा इथेनॉल मिश्रण का कितना 2% ही है। ठीक है। और कुछ राज्यों में जैसे कि कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में क्या है, 5 से 10% इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिश्रित करके किया जाता है। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम क्या है? यह मार्च 2003 में लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत मिथेनॉल निम्नलिखित तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। पहले मतलब गन्ना के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, बी है मोलासिस के द्वारा, सी है मोलासिस के द्वारा, और क्षतिग्रस्त अनाज के द्वारा इथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर इथेनॉल को जो ब्लेंडिंग होता है उसमें क्या होता है? इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिक्स करके एक अच्छा फ्यूल बनाया जाता है। यह जो इथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम है इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या होता है? सबसे पहले जो हमारे क्रॉप्स होते हैं, मतलब कि
जो रेसिड्यूस होते हैं या गन्ने वगैरह कुछ भी होते हैं उसका क्या फर्मेंटेशन किया जाता है, मतलब किण्वन की प्रोसेस की जाती है, जिसके द्वारा उसके बाद इसको वहाँ से निकाल लिया जाता है। उसके बाद इसका प्योरीफिकेशन होता है, लैब में जाके प्योरीफिकेशन होता है। उसके बाद इसमें से जो इथेनॉल होता है उसको अलग निकाल लिया जाता है और जिसका क्या ब्लेंडिंग किया जाता है किसके साथ, पेट्रोल के साथ। फिर इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहाँ पर, पेट्रोल स्टेशन पर। ठीक है, तो इस तरीके से यह इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम वर्क करता है। ठीक है, और जैसा कि अब इथेनॉल के बारे में जाना है, इसका उत्पादन क्या था, मक्का, गन्ना, गेहूँ आदि से किया जाता है। और जैसा कि हमने जाना है कि किण्वन प्रोसेस के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और इथेनॉल में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तभी तो, क्योंकि ऑक्सीजन किसके लिए, मतलब कि कोई भी हमें कहीं पर भी दहन करना है, मतलब कि पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के कहीं पर भी मतलब आग नहीं लग सकती, उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो इसमें इथेनॉल में ऑक्सीजन भी होता है। और इथेनॉल क्या है, ये नवीकरणीय ईंधन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जैसा कि हमने जाना है यह मक्का, गन्ना, गेहूँ वगैरह से प्राप्त किया जाता है, जो कि क्या होते हैं, सूर्य के द्वारा, सूर्य की शक्ति से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से यह नवीकरणीय ईंधन के स्रोत के रूप में जाना जाता है। और जो कि इथेनॉल एक बार अगर ब्लेंड हो जाए, मतलब पेट्रोल के साथ, उसके बाद उसको अलग नहीं किया जा सकता। और इथेनॉल के साथ, इथेनॉल को क्या गैसोलीन के साथ मिलाया जाता है, इसमें क्या गैसोलीन का अलग अलग मिश्रण मिलाया जाता है, जिसके कारण इसको निर्माण किया जाता है। और इथेनॉल का एक ड्रॉबैक यह भी है कि इथेनॉल जो है वो वातावरण में जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वातावरण की नमी को अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण जो वाहन के इंजन है, मतलब कि जो हमारे व्हीकल्स है उसके जो इंजन है उसमें क्या समस्या पैदा कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ इंडिया। ठीक है, हाल ही में पर्यावरण मंत्री जो कि प्रकाश जावड़ेकर हैं, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि जो हमारा इंडिया का फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है बढ़कर कितना हो गया है, 24.56% हो गया है। ठीक है, इन्होंने यह कदम विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कहा है और साथ ही साथ यह भी कहा है कि भारत ने पिछले 6 वर्षों में अपने वन और वृक्षों के क्षेत्र में 15,000 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की है। इनके अनुसार जो भारत का जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया है वो कितना है, 8 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैल चुका है। और भारत सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, जो 2019 हर साल, हर 2 साल में एक बार आती है, जो लास्ट में 2019 में आई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किस स्टेट में है, मध्य प्रदेश में, एमपी में है। ठीक है, ये याद रखना। और इसी तरीके से हम और भी देख सकते हैं सबसे कम कहाँ पर है, और उस रिपोर्ट को एक बार आप पढ़ लेना। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस।